अग्नि उसे जला ना सकेगी, जल उसे गला ना सकेगा, वायु उसे बहा ना सकेगी। वो आत्मा की ही तरह अजर अमर होगा। क्या थी वो तकनीक? ये तकनीक नहीं, योग है। अरे, क्या सच क्या नहीं, किसको पता। आप तो वहां थे नहीं, मैं भी नहीं था। कब हुआ, कब लिखा, कोई भी नहीं जानता। कोई तारीख भी तो नहीं है। हिस्ट्री है या फेरी टेल जैसे स्टोरी, कोई श्योर है क्या? अरे, ये सही, ये गलत, बोलने वाले आप कौन? नमस्कार, मैं विवेक दत्त मिश्रा। महाभारत पर आधारित अमेजन नंबर 1 बेस्टसेलर उपन्यास द कर्स गॉड का लेखक और महाभारत के प्रमाणिक संदर्भों के शोध पर आधारित महाभारत एक खोज के इस महाअभियान का सूत्रधार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा महाभारत के किसी प्रसंग पर नहीं, महाभारत को ही प्रसंग बनाकर करेंगे। उस विषय पर करेंगे जो किसी के लिए कौतूहल, किसी के लिए संशय, तो किसी के लिए माखौल का विषय है। इतिहास बनाम मिथक, बनाम दंत कथा, बनाम कोरी कल्पना। और यह चर्चा न सिर्फ महाभारत बल्कि रामायण और अन्य सभी ग्रंथों के लिए भी प्रासंगिक हैं। पाश्चात्य जगत ने हमारी सांस्कृतिक दस्तावेजों को माइथोलॉजी यानी कि मिथक की श्रेणी में डाला है। वो जो इतिहास की तरह प्रमाणिक न हो, थोड़ी विश्वसनीयता और बहुत सारी कल्पना का मिश्रण, कदाचित किसी प्राचीन घटना पर आधारित, पर नहीं, इतिहास नहीं, कोई लिखित वर्णन नहीं, कोई तारीख नहीं। ये इतिहास हो भी कैसे सकता है? और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए माइथोलॉजी एक्सेप्टेबल टर्म बन गया है। हमने इसे स्वीकार कर लिया है। पर हम में से कुछ लोग जिस शब्द से आहत होते हैं, पुरजोर प्रयास करते हैं यह प्रमाणित करने का कि रामायण महाभारत मिथक नहीं, इतिहास ही था, वास्तविक था। तो क्या अगर वो लिखित नहीं था? शायद इसलिए कि तब छापाखाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। तो क्या हुआ अगर उनमें तारीख का वर्णन नहीं है? पर मेरी माने तो महापुराण, रामायण और महाभारत मिथक और इतिहास दोनों से ही परे हैं, श्रेष्ठ भी हैं। और जब मैं श्रेष्ठता का दावा कर रहा हूं तो ये मेरा कोई अंधश्रद्धा भरा दावा नहीं, अपितु प्रमाण और विज्ञान को आधारभूत बनाकर किया गया दावा है। और इसी विषय पर हम आज की चर्चा केंद्रित करेंगे। क्यों महापुराण, इतिहास और मिथक दोनों से पृथक और श्रेष्ठ हैं? क्यों हमारे वेद पुराण आदि काल में लिखित न थे? अब एक तर्क हो सकता है कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, और शायद ऐसा हो भी। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस न होने के पीछे एक बड़ी सोच रही हो? चलिए पहले समझते हैं लिखने या प्रकाशन की तकनीक को। कहां लिखें ये छापे? कागज पर, वृक्ष छाल पर ये सभी जैविक रसायन हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इनकी एक सीमित जीवन काल होती है। कौन सा पेपर, कौन सी स्याही 5000 वर्ष तक सुरक्षित रह सकती है? क्या पत्थर या लोहे पर लिखे? आपको ऋषि नहीं, श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। और तब कदाचित वो सुरक्षित रह जाएं यदि लोहे में जंग न लग जाए, या बाढ़ पत्थरों को बहा न ले जाए, या भूकंप से गिरकर टूट न जाए। तब शायद। चलिए छोड़िए, अब थोड़े आधुनिक तकनीक, मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
पर चर्चा करते हैं। जब मैंने कंप्यूटर का उपयोग शुरू किया तब जानकारी सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होता था। आपने सुना है फ्लॉपी डिस्क के बारे? कभी देखा है? क्या आपके पास है कोई फ्लॉपी डिस्क? क्या आप में से कोई आज अपने पुराने फ्लॉपी डिस्क का उपयोग कर रहा है, कर पा रहा है? आज फ्लॉपी डिस्क उसी प्रकार से लुप्त हो गई जैसे कभी डायनासोर हुए थे। कितना समय लगा इस तकनीक को लुप्त हो जाने में? यही कुछ दशक। क्या आपने ऑर्कुट के बारे में सुना है? अरे वही जो फेसबुक के पूर्वज के सामान था। उस पूर्वज के सामान जिसकी आज कोई फोटो भी उपलब्ध नहीं है और ना ही उसके बारे में जानने की किसी को रुचि ही। पर उसके साथ वो सारे विचार भी खो गए जो वहां दर्ज किए गए थे। कितने समय में? महज 10 साल में। क्या आज के किसी भी सूचना एकत्र करने वाले यंत्र पर दावा के साथ कहा जा सकता है कि वो अगले दशक में भी रहेगा? पर रामायण और महाभारत की वर्णित घटनाओं की जानकारी सुरक्षित है आज भी, 10,000 साल बाद भी। संयोग या अति विशेष योग? सनातन काल के ऋषि महर्षि ने इस समस्या का एक अद्भुत तोड़ तैयार किया था। ऐसा जो कालातीत होगा, कालजयी होगा, समय के मार और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार के पदार्थ, भौतिक और रसायन की सीमाओं में नहीं बंधेगा। अग्नि उसे जला ना सकेगी, जल उसे गला ना सकेगा, वायु उसे बहा ना सकेगी। वो आत्मा की ही तरह अजर अमर होगा। क्या थी वो तकनीक? ये तकनीक नहीं, योग है। परंपरा का योग, परिवार का योग, कल होते जा रहे आज का, आने वाले कल के साथ योग। श्रुति, स्मृति, परंपरा। श्रुति यानी जो मैंने सुना। किसने कहा? बात हो सकती है हजारों वर्ष पुरानी। यह महत्वपूर्ण भी नहीं कि पहले किसने कहा। वेद व्यास ने, महर्षि वाल्मीकि ने, यह श्री कृष्ण ने ही समय के आरंभ में वो दिव्य ज्ञान सूर्यदेव को दिया हो। तो मैंने किससे सुना? अपने माता पिता, पितामह या गुरु से, जिन्होंने अपने पूर्वजों से सुना और उन्होंने अपने पूर्वजों से। आज आप मुझसे सुन रहे हैं और इसी प्रकार हमने तैयार की एक कालजयी मानव श्रृंखला अपने दुर्लभ ज्ञान के प्रसार के लिए। पर श्रृंखला का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग भी है, स्मृति। जो मैंने सुना उसे मैंने अपनी स्मृति में उतार लिया, मेमोराइज्ड इट, ताकि समय आने पर मैं उस ज्ञान, उस कथा, उस महत्वपूर्ण विचार या दर्शन को आने वाली पीढ़ी को सुनाने के अपने दायित्व को पूर्ण कर सकूं, ताकि ये श्रुति स्मृति की परंपरा निरंतर चलती रहे। क्या आपने अपने दायित्व को पूर्ण किया है? क्या आपने अपने बच्चों के साथ रामायण महाभारत पर चर्चा की है? उनके दर्शन, उनके सीख पर चर्चा की है? या कहीं आप अपने दायित्व को भूल इस अभंग श्रृंखला का अंत तो नहीं कर रहे हैं? अब ये समझते हैं कि क्यों ये योग किसी भी अन्य तकनीक से श्रेष्ठ था। कई आलोचक ऐसा मानते हैं कि लिखित न होकर स्मृति मात्र पर भरोसा कर लेने से मूल विचार में दोष आ सकता है। समय के साथ हमारी याददाश्त धुंधली हो जाती है और हम कुछ घटनाओं को भूलने लग जाते हैं, और जब हम किसी को बाद में सुनाएंगे तो ठीक वैसी नहीं रह पाएगी जैसा मैंने सुना था। श्रुति स्मृति में मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी मिल जाएगा, मेरा पूर्वाग्रह भी शामिल हो जाएगा, पर्सनल बायस, और इसमें दो मत नहीं है। ऐसा होता ही है, ऐसा होगा भी।
पर श्रुति स्मृति परंपरा में एक स्वतः दोष निवारण पद्धति भी निहित है, बिल्ट इन कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म। एक उदाहरण लेते हैं। आप में से कईयों ने मेरे उपन्यास द कर्स गॉड की काफी सराहना की है। अमेज़न पे काफी अच्छे रिव्यूज भी दिए हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप में से 5 उस कहानी को 5-5 लोगों को सुनाते हैं और वो सभी भी 5-5 लोगों को सुनाते हैं। अब इस कहानी को श्रुति स्मृति परंपरा से प्राप्त करने वालों की संख्या हो गई है 150। और ये सभी 150 लोग ऐसा मानते हैं कि जो कहानी उन्होंने सुनी है वो विवेक दत्त मिश्रा यानी मेरे द्वारा लिखी हुई मूल कहानी है। पर ऐसा हो सकता है कि आप में से एक, अमित जी, जब इस कहानी को पुनः सुनाते हैं तो उसमें अपने व्यक्तिगत विचारों को भी जोड़ देते हैं या कहानी में कुछ बदलाव कर देते हैं। जैसे कि वो देवी गंगा को भागीरथी का संरक्षक न बता भागीरथी बताते हैं और मुनि सदानंद जी के किरदार को बदल देते हैं। और एक दूसरी पाठक सरोज जी भीष्म जरासंध की कथा में कुछ बदलाव कर देती हैं। अब उनके द्वारा कथा को प्राप्त करने वालों को पता ही नहीं है कि उन्होंने सुना है उस कथा का कथाकार केवल मैं नहीं वरुण, अमित जी और सरोज जी भी हैं। और जिस कथा को सुन रहे हैं वो ठीक वैसा नहीं है जैसा मैंने कहा था। आप समझ रहे हैं ना? तो अब समझते हैं स्वतः दोष निवारण पद्धति को, द कोर्स करेक्टिव मैकेनिज्म को। मान ले कभी उस सभी 150 लोग जिन्होंने श्रुति स्मृति परंपरा से ज्ञान को प्राप्त किया था एक समय पर एक ही स्थान पर मिलते हैं तो तुरंत पता लग जाएगा उस 150 में से 30 लोगों को भागीरथी और सदानंद जी की एक कहानी पता है और अन्य सभी को दूसरी। तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि मूल कहानी कौन सी है, वो जो 30 लोग जानते हैं या वो जो अन्य 120 लोग। उसी तरह से भीष्म जरासंध प्रसंग का बदलाव भी एक छोटे से समुदाय में ही प्रचलित होने के कारण तुरंत ही एक जोड़ी हुई कथा सिद्ध हो जाएगी। और ये एक महत्वपूर्ण उपाय रहा है प्रामाणिक संदर्भों को ढूंढने का, प्रति संदर्भ समीक्षा, क्रॉस रेफरेंस एनालिसिस। तो ये कहना सर्वथा अनुचित होगा इस प्रकार से सुरक्षित जानकारी अविश्वसनीय है अथवा अवैज्ञानिक है अथवा अलिखित है। हां, लिखने के लिए हमने कागज कलम का उपयोग न कर मनुष्य के मस्तिष्क का ही उपयोग किया और वैज्ञानिक भाषा में हम इसे विश्व का सर्वप्रथम न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं। आज की कंप्यूटर प्रणाली भी अंततः इसी अद्भुत विधि का उपयोग कर रही है। अब हम फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क जैसे उपकरण पर भरोसा न कर क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहे हैं, जहां जानकारी हम किसी एक उपकरण में रखने की बजाय अनेक कंप्यूटरों के समूह में रखते हैं, जिसे क्लस्टर कहा जाता है। यदि आप किसी को एक ईमेल करते हैं तो उसकी प्रतिलिपि अनेक कंप्यूटर सर्वर में दर्ज हो जाती है, जिनमें से शायद एक भारत में हो, एक फ्रांस में और तीसरा अमेरिका में। अब इनमें से किसी एक कंप्यूटर या पूरे क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में आपकी जानकारी अन्य स्थान पर अन्य क्षेत्र में सुरक्षित रहती है। आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क जैसे उपकरण का उपयोग तो यहां भी होता है, सही है, पर अब वो एक बड़े व्यवस्था के एक छोटे से कम महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं, क्योंकि जानकारी एक जगह नहीं अनेक स्थानों पर स्थित है। दूसरी ओर चलते हैं लिखित इतिहास की ओर। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य एक बड़ा घमासान हुआ। क्या आप जानते हैं कौन विजयी हुआ उस युद्ध में? भारत। क्या पक्के तौर पर कह सकते हैं? ये तो इतिहास है ना, बिल्कुल लिखित। क्या भारत और पाकिस्तान का इतिहास इस विषय पर एकमत है? क्या कहता है विश्व इतिहास इस घटना पर? क्या विश्व इतिहास
रूस यूक्रेन के युद्ध पर एकमत होगा। नेपोलियन ने कहा था, इतिहास विजेताओं की ओर से बनाई गई एक कहानी मात्र है। पर आज के दौर में ऐसा लगता है कि इतिहास एक ऐसी कहानी है जो अपने सहूलियत के अनुसार विजय पराजय, नायक खलनायक की भी पुनर्व्याख्या कर लेती है। आज के लिखे संदर्भों में आपको रावण, दुर्योधन और कर्ण जैसे महापापी भी महानायक की तरह दिख जाएंगे। सारांश, लिखित घटनाएं भी मानव पूर्वाग्रहों से कहां लिप्त रह सकती हैं। दूसरा उदाहरण, प्राचीन काल में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसे उस काल का विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय होने का गर्व प्राप्त था, जहां अनेक दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियों का संस्करण उपलब्ध था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नामक एक विवेकहीन आक्रांता ने नरपशु सामान उस ज्ञान कोश में आग लगा दी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में लगाई हुई वो आग लंबे समय तक जलती रही। पर मेरी माने तो उस आग से ज्यादा नुकसान उसके राख में थी। सदियों से एकत्र अनुसंधान, दुर्लभ ज्ञान, दर्शन सुहा हो गए। एक ही झटके में सभ्यता सदियों पीछे खिसक गई, और किसी सभ्यता को मिटाने का यह सबसे सरल उपाय है। और इसी का उपयोग किया अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकुले के सिद्धांत को अपनाकर, भारत के मूल ग्रंथों के प्रकाशन पर रोक लगाकर। कितना सरल है शक्ति के बल से एक समूची सभ्यता को नष्ट कर देना। रोमन, ग्रीस, इजिप्टियन सब इसी प्रकार नष्ट हो गए। पर हमारी सनातन संस्कृति जीवित रही। रामायण और महाभारत 10,000 साल बाद आज भी प्रचलित हैं। न बख्तियार खिलजी की आग उसे जला पाई, न लॉर्ड मैकुले का प्रतिबंध ही उसे कैद कर पाया। क्यों? क्योंकि वो किसी पन्ने मात्र पर अंकित नहीं, इसे आग जला दे। वो हमारे और आपके हृदय में समाहित है, हमारी धमनियों में बहती है, और उसे नष्ट करने के दो ही उपाय हैं। पहला, हर उस व्यक्ति को नष्ट कर दो जिसकी स्मृति में वो जानकारी अंकित है, और दूसरा, श्रुति स्मृति की इस परंपरा को ही नष्ट कर दो, जो बहुत कठिन नहीं दिखता यदि हम इस परंपरा की ओर से उदासीन हो जाएं। मैं लिखित माध्यम का विरोधी नहीं हूं, स्वयं लेखक हूं, बस श्रुति स्मृति परंपरा का बड़ा समर्थक हूं, और इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लिखित और अलिखित से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस महान दर्शन का प्रसार जो हजारों वर्ष का ज्ञान अपने में समेटे हुए है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में लिखने का प्रचलन ही नहीं था। महर्षि वाल्मीकि ने अवश्य ही रामायण को कलमबद्ध किया, परंतु तब भी उनके प्रसार का कार्य उनके शिष्यों को सौंपा गया। उसी प्रकार वेद व्यास रचित महाभारत के प्रथम कथावाचक हुए उनके ही शिष्य ऋषि वैशंपायन ने। अतः आपसे अनुरोध है कि श्रुति स्मृति की परंपरा को जीवित रखें। हर रविवार हमारे साथ जुड़ें और सुने प्राचीन भारत की विरासत की महागाथा। अकेले नहीं, परिवार, बंधु बांधव के साथ जुड़ें, सुने, विचार विमर्श करें और उन विचारों को आगे बढ़ाएं, दूसरों को सुनाएं, उन्हें भी हमारी परंपरा से जोड़ें। क्या पता कल महाभारत एक खोज का ये शो बंद हो जाए। शायद ये संवाद ऑनलाइन उपलब्ध न रहे, सुनाने के लिए मैं न रहूं, पर जो कुछ आज आपने सुन लिया वो नष्ट नहीं होगा, आपकी स्मृति में अंकित रहेगा। और शो के न होने पर आप इस शो के प्रवक्ता बन उसको अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे ही। आप और मैं उसी महान परंपरा की दो कड़ी बन जाएंगे, और यही है हमारी वो प्राचीन परंपरा, विश्व का प्रथम न्यूरल नेटवर्क। तो जुड़े इस महान कड़ी से, और हमारी विरासत के पुनरुत्थान का यह महाअभियान निरंतर जारी रहेगा। आप, मैं और महाभारत।